नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम साइंस के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये प्रश्न पूरे वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ टाइप के होंगे, जिसमें एक प्रश्न और 4 ऑप्शंस होंगे। हमें बताना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे साथ साथ आप कॉपी कलम लेकर इन प्रश्नों को सॉल्व करते जाइए और वीडियो के अंत में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इस सेट में कितने प्रश्नों को सही किया। छोटी छोटी श्रृंखलाएं होंगी ताकि आपका ज़्यादा समय भी न लगे और आप आसानी से रिवीजन भी कर सकें और प्रैक्टिस भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने केमिस्ट्री के प्रश्नों को लिया है। पहला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ओटो हॉर्न, मेंडलीफ, एंटोनी लुवोइसियर। सही उत्तर है डी, एंटोनी लुवोइसियर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? देखिए, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या होती है, इसका सही उत्तर है सी, 5। सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती है? सही उत्तर है ए, कोलाइडल। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। जब हम देखेंगे कि इसका क्या सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है सी, बोस-आइंस्टीन घनीभूत। बोस-आइंस्टीन घनीभूत पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विज्ञान के संदर्भ में इनमें से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? ऑप्शंस को जब इसके देखेंगे तो इसका सही उत्तर है ए, इसकी संरचना नियत होती है। ये मिश्रण का गुण नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों मिश्रण के गुण हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा कथन सत्य है? जब इन कथनों को हम पढ़ेंगे कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, या पानी एक मूल तत्व है। सही उत्तर है सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हवा क्या है? हवा क्या है? तो देखिए, हवा देखा जाए तो ये तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। हवा तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। आप देख रहे हैं सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और इस लिहाज से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? इसका उत्तर है डी, कार्बन। कार्बन के साथ किसी भी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए कार्बन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। 9वां प्रश्न है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये किसने कहा था सबसे पहली बार? तो ये बात सबसे पहली बार कही थी कनार्ड ने। 10वां प्रश्न है कि इनमें से कौन एक मिश्रण नहीं है? इनमें से कौन एक मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। इनमें से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? फिर वही प्रश्न है, देखिए NDA में पूछे गए प्रश्न हैं ये सारे। इनमें से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? जब इसको हम देखेंगे तो सही उत्तर है टिन। टिन एक मिश्रण नहीं है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत देने वाले थे सर्वप्रथम जॉन डाल्टन। डाल्टन ने ही पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले दिया था। 13वां प्रश्न है कि किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो एक परमाणु के जो 3 आधारभूत अवयव हैं आप जानते हैं, ये होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनमें से इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन जो धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है, देखिए एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? तो द्रव्यमान संख्या योग होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, यानी द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन एक न्यूक्लियॉन नहीं है? इनमें से कौन एक न्यूक्लियॉन नहीं है? सही उत्तर है सी, इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन क्या है? इसका सही उत्तर है कि नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो कि नकारात्मक है, वही एक इलेक्ट्रॉन है। 19वें प्रश्न पे चलते हैं, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है सही उत्तर है बी, प्रतिकण। जिस एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? सही उत्तर है ए, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति से उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की मुक्त रूप में उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। 22वां प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। 23वां प्रश्न है, कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? सही उत्तर है एस.एन. बोस। देखिए ये यूपीएससी का प्रश्न है 2015 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी एनडीए का प्रश्न है, आप देख रहे हैं यहाँ प्रश्न। सारे कथनों को आप पढ़िए और जब आप सारे कथनों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डी यानी एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं, ये कथन सही है। 25वां प्रश्न है कि कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए ये सीडीएस का प्रश्न है, ये सीडीएस का प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न को कि कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है। तो इसके कथनों को जब हम पढ़ेंगे सबको तो हमें पता चलेगा कि किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? देखिए परमाणु की परमाणुविक संख्या से पता चलता है प्रोटॉन की संख्या का। अगला प्रश्न है, किस तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी भी तत्व का सबसे ज़्यादा अभिलाक्षणिक गुणधर्म इनमें से कौन सा होता है? हमारा सही उत्तर है डी, परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या। ये भी सीडीएस का प्रश्न है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? इन तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? सही उत्तर है हमारा सी, क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या फास्फोरस से ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए फास्फोरस की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 15। फास्फोरस की परमाणु संख्या होती है 15। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या होती है 13। वहीं सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या की बात करें तो ये 12 होती है और क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। इस हिसाब से देखा जाए तो एकमात्र क्लोरीन है जिसकी परमाणु संख्या फास्फोरस से ज़्यादा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है? देखिए नियॉन की परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो ये होती है 10। ठीक है, तो अब बाकी को भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है।
ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12 और बोरॉन की परमाणु संख्या होती है 5। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ रहा है, नियॉन से ज़्यादा, यानी नियॉन की कितनी थी, 10 थी। तो ये इसका उत्तर हो गया बी, मैग्नीशियम। कोशिश करूँगी कि जहाँ जहाँ संभव हो मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताते चलूँ। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। अब देखिए ये फिर परमाणु संख्या का ही प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि लगातार परमाणु संख्या से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होती है? आयरन की परमाणु संख्या कितनी होती है? आयरन की जो परमाणु संख्या है वो 26 होती है। तो इस हिसाब से कोबाल्ट की परमाणु संख्या आयरन से अधिक है। आगे बढ़ते हैं, किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक होती है? अभी मैंने बताया कि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। तो इसमें जब हम देखेंगे कि किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर है ए, पोटेशियम। और पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है आपको बता दूं, ये होती है 19। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है, 12। और बाकी भी मैंने आपको बताया, जैसे कि नियॉन के बारे में मैंने बताया था कि ये 10 है। सोडियम का आप जानते ही हैं कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या भी मैग्नीशियम से कम होती है, जबकि एल्युमिनियम की परमाणु संख्या जो कि 13 होती है, जो मैग्नीशियम से बिल्कुल ज़्यादा है, इसलिए एल्युमिनियम सही उत्तर है। 33वां प्रश्न है कि रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इनमें से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो आप जानते हैं कि रदरफोर्ड ने खोज की थी परमाणु के नाभिक की, इसलिए यहाँ हमारा सही उत्तर क्या होगा, सी, परमाणु नाभिक। 34वां प्रश्न है कि किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या अगर 23 है और परमाणुविक संख्या 11 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि होता क्या है ना कि परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, ठीक है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, परमाणु संख्या क्या होती है, यही संख्या परमाणु संख्या है। तो ऐसे में हम जब निकालेंगे कि द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु संख्या 11 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 12 आएगी, यानी हमारा आंसर सही होगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया, इसके हिसाब से इसका आंसर आपने निश्चित रूप से सोच ही लिया होगा कि जो प्रोटॉन की संख्या है वही परमाणु संख्या होगी, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, तो इसके एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे? देखिए बात सीधी सी है कि कार्बन में की परमाणु संख्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है एक परमाणु में 6 प्रोटॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, तो कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो आई थिंक 2-3 क्वेश्चन से रिपीट कर रही हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका उत्तर होगा बी, 6। 37वां प्रश्न है कि एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? आपको मैं लगातार बता रही हूँ कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है सेम वही परमाणु संख्या होती है, तो ये प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कह सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर होता है, तो इसीलिए यहाँ आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप प्रकृति पाई जाती है? यहाँ पूछा जा रहा है कि किन कणों में कणीय तरंग की द्विप प्रकृति पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है डी, यानी इलेक्ट्रॉन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हमारा कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? देखिए क्वांटम संख्याएं वो संख्या होती है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा की जानकारी देती है। ये कितने प्रकार की होती है? ये होती है 4 प्रकार की, यानी D4 हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? इसके मुख्य रूप से
2 मान होते हैं, यानी A2 हमारा सही उत्तर है। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप देखिए बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है, उत्तराखंड PCS से लेकर के और SSC तक अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है इसको। तो परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है वो कहलाते हैं समस्थानिक। याद रखिए, प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो वे समस्थानिक कहलाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि परमाणु संख्या समान हो, यानी प्रोटॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो। और हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इस हिसाब से आप पहला कथन देखेंगे ना कि उनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या तो भिन्न हो ही जाएगी, जैसे न्यूट्रॉन अलग अलग है समस्थानिक में तो द्रव्यमान संख्या बट नेचुरल है कि भिन्न होगा। ये सही है A। निम्नलिखित कथनों के संबंध में कौन सा समस्थानिकों और संभारकों के संबंध में सही है? देखिए समस्थानिक तो मैंने आपको बता दिया, संभारक क्या होता है ये भी जानिए। संभारक वो होते हैं ना जिनकी परमाणु संख्याएं भले ही अलग अलग हो जाएं, प्रोटॉन की संख्या अलग रहें लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम होती है, उसको हम लोग संभारिक कहते हैं। तो यहाँ हमारे कथन क्या क्या है? समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, ये तो बिल्कुल गलत है, समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। और संभारकों की समान परमाणु संख्या होती है, ये भी गलत है, यानी कि ये दोनों ही कथन गलत है। हमारा D ऑप्शन सही होगा। 44वां प्रश्न है कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु में द्रव्यमान के अंतर का क्या कारण है? अभी हमने देखा कि द्रव्यमान संख्या समस्थानिकों की अलग अलग होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है इनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होना, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम ही होता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? अब ये आइसोटोप क्या होते हैं? ये आइसोटोप समस्थानिक को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से मिलता जुलता ही प्रश्न है, तो इसका भी सही उत्तर है C, एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संहति। यहाँ परमाणविक संहति का मतलब द्रव्यमान संख्या ही है। 46वां प्रश्न है कि जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं? कई बार क्या होता है कि किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या एक से ज़्यादा होती है, तो ऐसी सिचुएशन में उस तत्व को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे B, आइसोटोप। देखिए होता क्या है कि कई बार देखा जाता है कि एक ही तत्व है, इसके अलग अलग, मान लीजिए ये इस तत्व के परमाणु हैं, इन सारे परमाणुओं में परमाणु संख्या तो सेम है, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन की अलग अलग, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। तो जहाँ न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो अपने आप डिफरेंट होनी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए इसको कहते हैं आइसोटोप। अगला प्रश्न है कि आइसोटोप्स के रासायनिक गुण कैसे होते हैं या कैसे होने चाहिए? आइसोटोप के रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होने चाहिए, भले ही उसकी द्रव्यमान संख्या अलग होगी लेकिन इसके रासायनिक गुण जो होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं। देखिए ये भी SSC 2016 का प्रश्न है, ऊपर वाला भी यही था। आगे बढ़ते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम किसके समान रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं? तो ये है हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं ये। आगे बढ़ते हैं। समभारकों में क्या होता है? समभारकों में होता है समान भार संख्याएं लेकिन विभिन्न परमाणु संख्याएं, यानी एक जैसी द्रव्यमान संख्या लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है, ये है समभारक। तो इस तरीके से हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। 49 प्रश्न को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने प्रश्न सही किए, और ये एक तरह से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। थैंक यू।